हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। बात करने वाले हैं व्हाट आर द बेस्ट स्टडी मेथड्स फॉर स्टूडेंट्स। ऐसे स्टडी मेथड्स जो हर एक स्टूडेंट को ज़रूर करने चाहिए, बात करेंगे आज की वीडियो में। और बात करेंगे आज की वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। अभी फिलहाल 3 ही पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने और पॉइंट्स लिखते जाऊँगा। तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हो सकता है आप उसको करते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आप नहीं करते होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और ज़रूर बताना कि आप क्या करते थे और क्या आपको नहीं पता था, उसको अपने स्टडी रूटीन में ज़रूर उसको ऐड करना। ठीक है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना जो भी आपको मैं कराऊँगा, तो ताकि आप उसको याद रख पाओ और आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाओ अपनी लाइफ में। ठीक, तो बात करते हैं फर्स्ट थिंग की, जो कि है फोकस ऑन लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट। कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, जो भी है, आप उसके लॉजिक और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको वो आगे चल के बोरिंग लगेगा और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो कैसे पढ़ाई करें। तो रीज़न यही होता है कि वो लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है वो चीज़ों को रटने लगते हैं। अब जब रटोगे तो आपको एक चीज़ पढ़ पढ़ के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो आपका मन ऑब्वियसली नहीं लगेगा। ठीक, तो फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा करोगे अभी से तो आपकी वो हैबिट पड़ जाएगी और आगे आपका उस चीज़ में मन भी लगा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने स्टडीज़ रूटीन में। ठीक है, बात करते हैं सेकंड थिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में मास्टरी के लिए या टॉपर बनने के लिए, जो कि है मोर यू रिवाइज मोर यू स्ट्रॉन्ग। जितना आप रिवाइज करोगे किसी भी चीज़ को, आप उसमें उतने ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया कि जो आप बुक पढ़ते हो वही आज एक टॉपर भी बुक पढ़ता है, लेकिन वो टॉप करता है, हाईएस्ट मार्क्स लेकर आता है, बट आपके मार्क्स उससे कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ा वही उसने पढ़ा, लेकिन उसने ज़्यादा रिवाइज करा। ठीक, तो वो उसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट उसने बिल्ड कर लिया और वो उसको अच्छे से लिख पाया, इसलिए उसके मार्क्स ज़्यादा रहें। बट अगर आपको भी उस लेवल तक पहुंचना है तो आपको भी उस लेवल का ही रिवीजन करना पड़ेगा। 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा जितना आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप जितना रिवाइज करेंगे आपका वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है कि आप जितना रिवाइज करेंगे, जितना आप उसको बार बार रिकॉल करते रहेंगे, आपका वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक, तो ये थी सेकंड थिंग। बात करते हैं थर्ड थिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत यूज़ करी है अपने टाइम पर, अब भी यूज़ करता हूँ, जो कि है यूज़ इंस्टेंट रिविजन टेक्निक। अब ये इंस्टेंट रिवीजन क्या होता है? इंस्टेंट रिवीजन का मतलब है कि तुरंत रिवाइज करना। ठीक, मैंने आपको बताया कि मोर यू रिवाइज मोर यू स्ट्रॉन्ग, बट रिवीजन करना किस तरीके से, कितना आपको फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए, आपको उस पर भी ध्यान देना है। ठीक, तो जो कि है इंस्टेंट रिवीजन टेक्निक। आपको क्या करना है, आपने जो भी चीज़ पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी पढ़ा है, साइंस का आपने टॉपिक पढ़ा है, आप उसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे, उसको अब आपने पढ़ लिया है। उसके बाद इंस्टेंट रिवीजन टेक्निक के अकॉर्डिंग होता है कि आपको पहले उसको पढ़ने के बाद आप फिर 1 आवर बाद आप उसको फिर से रिवाइज करेंगे। एक बार आप उसको पढ़ लेंगे जो भी आपने कर रखा था, जो भी आपने नोट्स बनाए थे, या फिर जिस बुक में आपने उसको पढ़ा है, एक बार फिर से सिर्फ रीड कर लेंगे, ओनली 1 आवर बाद ही रिवाइज कर लेंगे उसको। उसके बाद इंस्टेंट रिवीजन आपका हो गया, आपने पढ़ा तुरंत 1 आवर बाद आपने उसका रिवीजन करा। उसके बाद आप छोड़ देंगे, आप अपने दूसरे वर्क पे लग जाएंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे यानी कि 1 डे बाद आपको क्या करना है, फिर से रिवीजन स्टार्ट करना है उसी चीज़ का जो आपने लास्ट डे पढ़ी थी। ठीक, तो पहले 1 आवर फिर 1 डे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको 1 वीक बाद आपको उसका रिवीजन करना है। फॉर एग्जांपल आपने संडे को वो चीज़ पढ़ी थी, तो आप नेक्स्ट संडे उस चीज़ को आपको पढ़ना है। अब आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हो कि आपने कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, अपनी कॉपी में नोट कर लें कि मैंने इस टाइम पर टॉपिक पढ़ा था। अब उसको आपको नेक्स्ट डे आप उसकी टाइमिंग सेट फिक्स कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक। ठीक, अब इतना करने के बाद गारंटी है कि आपको वो चीज़ आसानी से याद भी हो जाएगी और आप उसको कभी नहीं भूलोगे। बट अगर इसके आगे एक और स्टेप और है जो एडवांस स्टेप है, अगर वो करोगे तो और भी बेहतर है, बट उसकी नौबत इतनी नहीं आती है, आपका इसी में ही वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है, जो कि है 1 आवर 1 डे 1 वीक देन 1 मंथ बाद आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे। जब आप ये चीज़ कर लोगे तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आप उसको कभी नहीं भूलोगे। और अगर आप ये फ्रिक्वेंसी
ज़्यादा करते हो, यानी 2 आवर या 3 आवर, आप मतलब आपने एक ही दिन के अंदर 2-3 बार रिवीजन करा, फिर एक दिन में 2-3 बार, फिर नेक्स्ट डे भी आपने कर लिया, तो वो चीज़ परफेक्ट आपके लिए मास्टरी हो जाएगी। अब ये नहीं कि लिमिट सिर्फ यही है कि आपको 1 आवर 1 डे 1 वीक 1 मंथ करना है, ऐसा नहीं। आप जितना कर सकते हो, मोर यू रिवाइज मोर यू स्ट्रॉन्ग, उतना आप करेंगे। बट ये थी इंस्टेंट रिवीजन टेक्निक, तो ये आप ज़रूर यूज़। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ थिंग के बारे में, जो कि है यूज़ मार्कर्स एंड स्टिकी नोट्स। यानी कि आपको इस तरीके से मार्कर्स एंड स्टिकी नोट्स अपनी नोट्स में आपको यूज़ करना है, ताकि आप वो थोड़े इंटरेक्टिव हो सकें और आपको कौन सी चीज़ कहाँ है आपको पता रहे। ठीक है, काफ़ी काम की कुछ बच्चे नहीं करते हैं, बट करने चाहिए। आपको एक वहाँ पर कितनी पहचान लगानी है आपको, कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, तो आप पेज मार्कर्स या स्टिकी नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई फोर्थ थिंग। बात करते हैं फिफ्थ के बारे में, जो कि है मार्क डेट व्हेन यू स्टार्ट स्टडी। यानी कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, घर में हो या स्कूल में हो या कोचिंग क्लासेस में हो, तो आप अपने पेज पे सबसे पहले डेट नोट कीजिए। अब इसका काम क्या है, इस तरीके से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। ठीक, फर्स्ट थिंग आप ट्रैक कर सकते हो, और सेकंड आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना गैप लिया है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच में। यानी कि आपने कितनी देर आपने स्टडी करी है उसको लेकर, कितना आपने उसको टाइम दिया है, आप उसको सब ट्रैक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी चीज़ें भी कर पाओगे। और आप चेक कर सकते हो कि आपने लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 2 वीक्स में, 1 वीक में कितना आपने स्टडी करी है। ठीक, बहुत काम की टेक्निक है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक है, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हम कॉपी के ऊपर डेट ज़रूर नोट करें, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। जब हम हायर क्लास में आ जाते हैं तो डेट लिखना भूल जाते हैं, नहीं लिखते हैं, उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, बट वो काम की है, आपको ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे आप अपने स्टडी रूटीन को ट्रैक कर सकें और आप देख सकें कि आप कितना किस टॉपिक को टाइम दे रहे हैं। ठीक, तो काफ़ी काम की टेक्निक है। बात करते हैं सिक्स्थ थिंग की, जो कि है ऑलवेज राइट डाउन द वेटेज ऑफ द चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं करना कि पहली बार में आपने सब कुछ लिख दिया। जब आप जो भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उसको ज़रूर उस पर टिक लगाएं, उसका कितना वेटेज है। फॉर एग्जांपल, कोई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आप उसको वहाँ टिक कर देंगे, उसको स्टार दे देंगे, या फिर अपना कोई भी सिंबल बना सकते हैं, कोई भी हैश, या फिर आपका जिस लेटर से आपका नाम आता है आप वो लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को टिक करना है उनके वेटेज के अकॉर्डिंग, और चैप्टर जो भी स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर आप नोट कर देंगे उसका कितना वेटेज है, कितने मार्क्स से उससे आता है, जो आपके लिए काफ़ी काम का रहेगा। और आप उस मार्क्स को देख के मोटिवेट होंगे कि हाँ, ये चैप्टर मुझे अच्छे से करना है, इससे ये ज़्यादा मार्क्स से आता है। ठीक, तो वो आपको चीज़ ट्रिगर करेगी बार बार, जब उस चैप्टर के शुरू में ही उसके मार्क्स लिखे होंगे तो। ठीक, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं सेवेंथ थिंग की, जो कि है राइट फॉर्मूलाज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन योर फर्स्ट पेज और मेन पेज। यानी कि आपका जो भी फर्स्ट पेज है आपके नोट्स का या फिर आपकी कोई सी भी कॉपी का, तो आप उसके फर्स्ट पेज पे क्या करेंगे। अब सेशन स्टार्ट होता है या फिर आप पढ़ रहे हो, कॉपी आपकी आगे बढ़ चुकी है, तो आपका जो मेन पेजेस है या फिर आप किसी भी पेज पे कर सकते हैं कि सारे फॉर्मूलाज उसके नोट कर लेंगे उस चैप्टर के या उस बुक के, और उस पेज को आप फर्स्ट पेज पे पेस्ट कर देंगे अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तब। लेकिन आप अगर न्यू कॉपी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पेज पे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक कांस्टेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना, जो आप भूल जाते हो, तो आप फर्स्ट पेज पे लिख दीजिए। जिससे क्या होगा, आपने कभी ध्यान दिया है कि आप को कुछ याद हो ना हो, लेकिन आपको अपनी उस नोट्स का पहला क्वेश्चन तो आता ही आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आप उस नोट्स को खोलते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपके सामने पहले वही आता है। तो जो चीज़ बार बार आती है, आपको मैंने बताया, मोर यू रिवाइज मोर यू स्ट्रॉन्ग, जो बार बार आपके सामने आएगा आपका वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट पेज इसका मतलब कि ज़्यादा आप देखते हो। तो आपको क्या करना है, उसी फर्स्ट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक एंड फॉर्मूलाज कॉन्स्टेंट सब लिख देने हैं जितना उस पर आ सकता है, ताकि आप बार बार देखो और ताकि आपको वो बार बार याद हो भी पाए। ठीक, तो ये हो गई सेवंथ थिंग। बात करते हैं एट्थ की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको करनी चाहिए, और जो खासकर नीट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो और बेहतर है, खासकर जेईई स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि ये लर्न विथ डायग्राम एंड पिक्चर्स। जितने भी डायग्राम्स होते हैं, भले ही वो बायोलॉजी में हो, भले ही वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में हो, आप डायग्राम को समझिए। डायग्राम हमारी इमेजिनेशन को ट्रिगर करता है, हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाता है
जिससे हम इमेजिन कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है। तो आप डायग्राम के साथ अगर लर्न करेंगे तो आपकी वो लर्निंग ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, आप उसको देर तक लर्न कर पाओगे। तो लर्न विथ डायग्राम एंड पिक्चर्स, उनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप बनाना सीख गए तो आपको वो टॉपिक भी अपने आप आ ही जाएगा, आपको ज़्यादा उस पर टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि आपको डायग्राम पे भी फोकस करना है, डायग्राम के साथ साथ स्टडी करनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है। भले ही आप उसको यूजलेस समझते हो, लेकिन वो फिर भी बहुत काम के हैं, आपके बहुत काम में आएंगे। आप अब इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ कि आप चाहो तो मैपिंग भी कर सकते हो, लाइक मैप्स बना सकते हो, या फिर आप ट्रीज बना सकते हो। कौन सी चीज़ किस किस टाइप की होती है उसको ट्री मेथड से समझ सकते हो, आप माइंड मैपिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनको कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गई। बात करते हैं अपनी 9th थिंग के बारे में, जो कि है स्टडी एट द सेम टाइम एंड सेम इन द कंसिस्टेंट प्लेस। कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं या कि आपको ध्यान देना है कि आप एक टाइम फिक्स करेंगे कि हाँ इस टाइम मुझे पढ़ने बैठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको ये चीज़ काफ़ी काम में आएगी, क्योंकि आपका माइंड यानी कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस टाइम ट्रिगर हो जाएगी कि हाँ इस टाइम मुझे पढ़ना ही है वो, और वो अपने 100% पोटेंशियल पे वर्क करेगी। तो आपको फिक्स करना है कि आप रोज़ डेली सेम टाइम पर पढ़ें। एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस टाइम रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, और आप एक कंसिस्टेंट प्लेस ढूंढ लीजिए जहाँ पर आपको कंसिस्टेंट प्लेस ढूंढ लीजिए जहां पर आप रोज बैठकर पढ़ाई करते हो, ताकि आप जब वहां पढ़ने बैठे तो आपका फोकस अच्छे से बना रहे और आप 100% प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी स्टडी को मेंटेन रख पाएं। ठीक, तो स्टडी एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप इसको जरूर यूज करना। हो सकता है कि आप इसको नहीं करते होंगे, तो उसको जरूर ट्राई करना। अब हम बात करते हैं 10th थिंग के बारे में, काफी काम की है आपके लिए, आपका टाइम बचाने के लिए, जो कि है मार्क ऑन नॉट यूजेबल टॉपिक। तो जो आपके यूजेबल टॉपिक नहीं हैं आप उन पे मार्क कर दीजिए। जो भी आपने टीचर ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, उस पर मार्क कर दीजिए, ताकि आप एग्जाम टाइम पर जब आपका टाइम रिवीजन का चल रहा हो तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें, आपको मार्क लगा हो, ताकि आपका सेकंड टाइम या नेक्स्ट टाइम पे आपका उस पर टाइम वेस्ट ना हो और आपका टाइम वो बच जाए। तो जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर भी टिक लगा दो कि हाँ ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इतना यूजेबल नहीं है, उस पर कोई अलग रेड पेन से किसी चीज़ से आप उस पर मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई 10th थिंग। बात करते हैं 11th थिंग की, जो कि है मेंटेन कंसिस्टेंसी। ये बात तो खैर सबको ही पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहोगे तो आप उस चीज़ में मास्टर बन जाओगे। ठीक, तो ये चीज़ तो कॉमन है कि आपको मेंटेन कंसिस्टेंसी आपको ज़रूर रखनी है। आप जो भी पढ़ रहे हो, सेम टाइम पढ़ रहे हो, सेम प्लेस पे पढ़ रहे हो, नॉट यूजुअल टॉपिक पे मार्क लगा रहे हो, लेकिन आपको इन सब में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा, वरना वो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक, तो ये हो गई 11th थिंग। बात करते हैं 12th थिंग के बारे में, जो कि है कीप योर स्टडी प्लेस ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो, जो भी आपकी स्टडी टेबल है, आप उसको ऑर्गेनाइज रखिए। हो सके तो रोज़ आप जब भी पढ़कर उठते हो तो आप उसको अच्छे से अरेंज करेंगे, सफाई करेंगे, वहाँ की बुक्स जो हैं आप अच्छे से प्लेस करेंगे, ताकि आपका पढ़ने में मन लगे। क्योंकि ऑर्गेनाइज प्लेस हर इंसान को पसंद होता है, क्लीन प्लेस पसंद होता है। तो आपको जब लगेगा वहाँ पर क्लीननेस है तो आपका आसपास का एनवायरनमेंट स्टडी रिलेटेड हो जाएगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th थिंग, कीप योर स्टडी प्लेस ऑर्गेनाइज्ड। आपको जितना हो सके उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना है, जितना पॉसिबल है। ठीक हो गया। और ये काम आपको खुद करना है, अपनी मम्मी या अपने किसी और से नहीं कराना है, खुद आप ये काम करेंगे। यहाँ जो भी आपका रूम है उसको ऑर्गेनाइज रखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपके ब्रेन के ऊपर, आपकी ब्रेन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो आप ऑर्गेनाइज ज़रूर करें। ठीक, बात करते हैं 3rd थिंग की, जो कि है डू फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर एन आवर। कि आपको रोज़ 1 घंटे के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। पढ़ाई अपनी जगह है, फिजिकल हेल्थ अपनी जगह है, तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रखनी है मेंटल हेल्थ के साथ साथ। तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि आप एटलीस्ट रोज़ 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी कर लें। आप कुछ खेल सकते हैं, कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी हॉबी जो आपकी हो सकती है, डांसिंग, रनिंग वगैरह जो भी हो सकता है, आप वो कर सकते हैं। तो रोज़ एटलीस्ट आपको 1 घंटे के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। ठीक, जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 14th थिंग की, जो कि है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड ईट हेल्दी मील। कि आपको अपनी वाटर इनटेक मेंटेन रखनी है। अब ये चीज़ काफ़ी लोग अवॉइड कर देते हैं। मैं अगर कहूँ तो ये 13 एंड 14 पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं,
कि लोग काफ़ी इसको इग्नोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पढ़ते तो अच्छा हैं, अच्छे टॉपर हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या होता है जब कुछ टाइम बाद उनकी हेल्थ इतनी खास नहीं रहती है, वो बीमार पड़ जाते हैं और पूरी उनकी मेहनत बर्बाद चली जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, साथ में अपनी वाटर इनटेक पर भी ध्यान देना है और हेल्दी फूड लेना है, जिससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका फोकस भी मेंटेन रहेगा। ठीक, विद्वानों ने कहा है कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी ब्रेन निवास करता है। ठीक, तो आपने शायद सुना ही होगा इस बारे में। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना कि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका ब्रेन भी ऑब्वियसली हेल्दी रहेगा, क्योंकि वो भी उसका एक पार्ट है। ठीक, तो ये हो गई 14 थिंग। 13 एंड 14 थिंग आपके लिए ज़रूरी है, आपको ज़रूर इसको करना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, वाटर इनटेक और ईट हेल्दी। ठीक, बात करते हैं 15 थिंग की, जो कि है डोंट टेक स्ट्रेस, कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से मेरा मतलब कि आपका फालतू चीज़ों का आपका स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस फ़ायदा करता है, स्टडीज़ में देखा गया है, पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लाइक जैसे कि आपको फिक्र हो रही है पेपर की, एग्ज़ाम की, या आपको फिक्र हो रही है चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, चलता है, लेकिन ओवर स्ट्रेस नहीं करना है कि आप दिन भर यही सोच रहे हैं कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो आप नहीं करने वाले। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको थोड़ा ईजी वे में लेना है और बस चिल होकर पढ़ाई करनी है। जैसे आपको मैंने कहा कि आपको अगर सभी चीज़ें अप्लाई करोगे अपने ऊपर, तो आप कुछ डेज या मंथ में आप देखोगे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा और स्ट्रेस अपने आप लो होगा। तो इसके लिए यही फॉर्मूला है कि आप बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे जो आपको मैंने बताई हैं, उनको अप्लाई करेंगे अपने ऊपर और ये अपने आप आपकी हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गई 15 थिंग्स। अब हम बात करते हैं अपने 16 टॉपिक के बारे में, जो कि है डू राइटिंग प्रैक्टिस, कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अभी जूनियर क्लासेस में हैं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप अपने 12th के बाद या 11th-12th में आओगे तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा। आपकी राइटिंग और ख़राब होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा और आप उस टाइम अपनी राइटिंग को सुधारने के फेस में नहीं होंगे। तो अगर आप अभी जूनियर क्लास में हैं या फिर आप अभी सीनियर क्लास में भी हैं, तब भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोशिश करें कि राइटिंग आपकी अच्छी हो रहे, अब भी आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। ठीक, तो डू राइटिंग प्रैक्टिस, कि आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो और वो काफ़ी मेजर रोल निभाता है आपके मार्किंग में। आपके मार्क्स अच्छे आते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी होती है। ठीक, तो डू राइटिंग प्रैक्टिस। बात करते हैं 17th थिंग की, जो कि है सॉल्विंग पेपर लाइक यू आर एन एग्जाम हॉल, कि आपको पेपर सॉल्व करने हैं सारे के सारे और इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको बाय टाइमर लगा के। आपको कि जितने भी घंटे का आपका पेपर है, लाइक 3 आवर्स का आपका पेपर है, तो आपने 3 आवर्स का एक टाइमर लगाया और आप उसमें एग्ज़ाम हॉल में जैसे बैठते हैं आप साइलेंस में, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, फोकस ऑन अ टेबल, तो आप वैसे ही बैठ जाएंगे अपने रूम में अपने आप को बंद करके और 3 घंटे के लिए आपको वो एग्ज़ाम देना है और आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, काफ़ी काम की टिप है ये कि आपको वो पेपर सॉल्व करना है और बिल्कुल आइसोलेट होकर आपको 3 आवर्स एग्जाम हॉल की तरह आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक, अगर ऐसा कर लोगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आप उसको पहले ही ट्रैक कर लोगे, आपके प्रिपरेशन कैसी है आप वो ट्रैक कर लोगे। बट हाँ, ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आपने पढ़ रखा होगा। अगर आप ये सोचो कि बिना पढ़े आप पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ तो बेकार है। ठीक है, पहले अच्छे से पढ़ लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, तब जाकर ये आपको टेक्निक काम में आनी है। ठीक, जो कि है पेपर सॉल्विंग पेपर लाइक यू आर इन एग्जाम हॉल। ठीक, बात करते हैं 18th थिंग की, जो कि है टेक रेगुलर ब्रेक्स। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक, तो आपको जो भी आप पढ़ रहे हो तो आपको उसमें रेगुलर ब्रेक्स भी लेने हैं। आपको कंटिन्यूसली मैराथन स्टडी नहीं करनी है। मैराथन स्टडी आप जब करने बैठ जाओगे तो वो आपको लगता है कि आपने काफ़ी देर पढ़ा है, बट वो इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है। तो आपको रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। अब आप चाहो तो 1 घंटे पढ़ने के बाद, 1 आवर पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और चाहो तो आप पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब पोमोडोरो टेक्निक क्या है इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूं, बट शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं तो पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग आप टाइमर सेट करते हैं कि आप 25 मिनट स्टडी करेंगे, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। जिससे क्या होता है कि इतना शॉर्ट पीरियड होता है ये स्टडी का, तो आपको इतना फील नहीं होता है, आप जल्दी बोर नहीं होता है। आप 25 मिनट स्टडी करते हैं और तुरंत
ऐसा लगता है ख़त्म हो गया। तो आपको इतना बर्डन फील नहीं होगा कि आप स्टडी ज़्यादा देर तक कर रहे हो, क्योंकि आप थोड़ी देर स्टडी करोगे फिर ब्रेक, थोड़ी देर स्टडी फिर ब्रेक। और काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है ये, मैंने खुद यूज़ करी तो आप भी यूज़ कर सकते हो इसको अच्छे से, काफ़ी काम आएगी आपके, जो कि ये पोमोडोरो टेक्निक। आप चाहो तो इनका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक, आप सर्च कर लेना, मैं लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ, इसको स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आप खुद सर्च कर लेना, एक टाइमर आप सर्च कर लेंगे प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगा। तो क्या है वो 25 मिनट स्टडी एंड 5 मिनट ब्रेक, ठीक, काफ़ी काम की टेक्निक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी 19th थिंग की, जो कि है कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, कि आपको जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अब मैं कह रहा हूँ जितना हो सके, आप 100% दूर नहीं रह सकते। अब कहने का मतलब है कि आप 100% अपने फ़ोन से, सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते, तो आप थोड़ा बहुत करेंगे बट लिमिट में करेंगे। आप एक टाइम डिसाइड करेंगे कि आपको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक यूज़ करना है, जितना कम हो सके एज मच एज पॉसिबल आप उसको कम करेंगे। जितना आप कम करेंगे वही बहुत है। कि आपने फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे या 3 घंटे बैठा करते थे, आपने 1 घंटा ही कर दिया, तो वही आपके लिए बिग अचीवमेंट है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना आप कर सकते हैं करेंगे। पहले आप 1 घंटा फिर 2 घंटा कम करते जाएंगे और कम उसको करते रहेंगे, जितना होगा डिस्ट्रैक्शन आप उसको कम करेंगे, ठीक, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं अपनी 20th थिंग की एंड फाइनल एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है टेक प्रॉपर स्लीप, कि आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपके एक पुश आपको देंगे करने के बाद। जब इन चीज़ों को भी करोगे, साथ में आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, रेगुलर स्लीप भी रहेगी, आपका रिजल्ट आपके सामने ही होगा। आप अच्छे से, आप एक बेटर स्टूडेंट बन पाओगे, आपका फोकस भी अच्छा रहेगा अगर आप ये सब चीज़ें कर लोगे। प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है स्लीप, आप इसको भी मेंटेन रखोगे। अब जो कि है एटलीस्ट आपको 6 आवर्स स्लीप तो लेनी ही लेनी है। अब 6 आवर्स मैं कह रहा हूँ कि उससे कम नहीं जाना है। हमें पता है कि हमें 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी चाहिए, जो कि मस्ट है। बट मैं यहाँ पर 6 इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभार एग्ज़ाम टाइम पर हमें कम स्लीप हम ले लेते हैं, मतलब हमें पढ़ना होता है तब। लेकिन उसमें भी ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 6 आवर्स से कम ना हो, एटलीस्ट 6 तो रहे। आप 7-8 तो सही है, नॉर्मल है, बट 6 से कम जाना इट इज़ रिस्की। तो आपको उससे ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। कुछ सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ लूँगा, कम सोऊंगा तो मेरा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपकी स्टडी में बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप ऐसा करते हो तो 20th थिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, टेक प्रॉपर स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 आवर, ठीक। अब 6 आवर्स मैंने बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ 6 आवर्स की स्लीप लो, नहीं, आपको एटलीस्ट कहा गया कि उससे कम नहीं जाना है, उससे ऊपर आप जा सकते हो 7 या 8 पे, ठीक हो गया। तो ये थी 20 बेस्ट स्टडी मेथड्स जो आपको फॉलो करने चाहिए और जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं आपको बताने की और टेक्निक शेयर करने की, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आज की वीडियो में इतना ही कि आपको 20 थिंग्स आपको ध्यान देनी है अपने स्टडी रूटीन के टाइम पे, जो आपको काफ़ी काम में आएंगी। अब इसमें से हो सकता है कुछ चीज़ें करते होंगे, कुछ चीज़ें नहीं आपने करी होंगी, इन चीज़ों को नोट भी आपने कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है अगर नोट कर लिया हो तो इनको ज़रूर अप्लाई करना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टेक्निक्स और ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन, डाउट और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।